जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि ज्वाइन आर्मी काफ़ी डेडिकेटेड वे में, काफ़ी ही एकाग्र तरीके से आर्मी की सारे टूडों की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट्स जो कि क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं और काफ़ी निचोड़ निकाले जा रहे हैं पीआईक्यू क्वेश्चन के बेस पे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो पिछले ईयर पूछे गए हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के या फिर आर्मी के सारे ट्रेडों को। तो उसके बेस पे क्वेश्चन ये सेट किया जा रहा है और काफ़ी बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। तो जो इन भाइयों ने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की फॉर्म भरने वाले हैं या भर चुके हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं आपको यहाँ पे पीआईक्यू का भी रीडिंग, ठीक है, फ्री पीआईक्यू सेट मिलेंगे और बहुत कुछ मिल रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट हो सकती है। तो देर किस बात की, आर्मी भर्ती के लिए अगर आप भी 2026 में फ़ौजी बनना चाहते हैं तो ये जो प्रतिज्ञा बैच है, यानी कि 2026 में फ़ौजी बनाने का एक टारगेट है, यानी कि 2026 में अगर तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको फ़ौजी बनाने का एक टारगेट है। तो ये प्रतिज्ञा बैच को बिल्कुल ज्वाइन करके अपना फ्यूचर को ब्राइट करें, ठीक है। तो आज के सेशन में लाए हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 50 क्वेश्चन, जो कि आर्मी के जो रियल एग्ज़ाम होते हैं उस बेस पे है। तो हम लोग कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जो कि ये जीके का क्वेश्चन है और एक काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाया ही जाता है, हमारे क्लास में, हमारे जो चैनल है उस पर लाया जाता है, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि महाभारत के लेखक कौन हैं और रामायण के जो रामायणा है उसका लेखक कौन है। तो सारे क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछे गए हैं जीके में। तो मैं बता दूं कि महाभारत के लेखक जो हैं वो वेद व्यास हैं, ठीक है। वेद व्यास जी जो थे वो महाभारत का लेखक थे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर क्वेश्चन ये पूछते कि रामायण जो है, रामायण जो बुक है उसके लेखक कौन है, तो रामायण का लेखक महर्षि वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जो है वो रामायण का लेखक है। ये हो जाएगा आंसर। तो ये दोनों का काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण की बुक, ठीक है, तो उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संस्कृत में सबसे प्राचीन महाकाव्य की रचना की थी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही इसी तरह हम लोग आपके जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, जो कि अराउंड मतलब जैसे कि भारत दुनिया के सबसे गहरा महासागर कौन सा है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको कवर करना है। क्यों? क्योंकि मैं कवर वैसे ही क्वेश्चन करता हूँ जो कि आर्मी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, ठीक है। वो आप सबको पता है कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर जो भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 50% तो पीआईक्यू क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब बोल सकते हैं 50% से ज़्यादा ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको भी अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। तो फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, यानी कि विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बताना, तो कौन सा है, ठीक है। तो ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। जो प्रशांत महासागर है वो दुनिया का सबसे गहरा है, ठीक है। गहरा तो छोड़ो, सबसे बड़ा भी महासागर यही है। अगर बड़ा पूछ दे या गहरा पूछ दे तो आपको आंख बंद करना है और टिक करना है प्रशांत महासागर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आर्मी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो ये क्वेश्चन है
कि अफ्रीका के पूर्वी तट को कौन सा महासागर स्पर्श करता है। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके पूर्वी तट को कौन सा महासागर स्पर्श करता है, तो हो जाएगा इंडियन ओशियन। कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओशियन। ठीक है, ये जो है इंडियन ओशियन वो अफ्रीका के पूर्वी तट को स्पर्श करता है। ओके, फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि दक्षिणी महासागर किस महाद्वीप को घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है वो किस महाद्वीप को घेरता है, तो वो है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका, ये हो जाएगा आंसर। ओके, फिर इससे भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसके रिलेटेड जितने भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लिए कि अफ्रीका के पूर्वी तट को कौन सा महासागर स्पर्श करता है, तो ये हो गया इंडियन ओशियन। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन ये भी हम लोगों ने देखा कि दक्षिणी महासागर किस महाद्वीप को घेरता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है। ठीक है, तो ये भी दूसरे क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे उसके रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 2-2 क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे, जो कि आर्मी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की आशंका भी काफ़ी जताई जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे ताकि आपको स्कोर को बूस्ट कर सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन लिबरेटेड जो है, इंडियन लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्तुगीज इन विच ईयर, यानी कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया। तो कब मुक्त कराया था, तो वो हो जाएंगे 1961 को। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 1961 को भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। यानी कि यहाँ पे पुर्तगाली, यानी कि भारत के जब 1947 में जब स्वतंत्र हुई थी, तो उसके बाद भी यानी कि आप जान सकते हो आप 14 साल तक पुर्तगीज ने यहाँ पे राज किया था। ठीक है, पुर्तगीज ने यहाँ पे राज किया था। ओके, तो इसीलिए 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आर्मी के एग्जाम में, तो वो देखेंगे। तो क्वेश्चन ये होंगे कि गोवा किस प्रकार के समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, तो सैंडी बीचेज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सैंडी बीचेज के लिए। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गोवा की राजधानी कहाँ है, तो है पणजी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसके भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ठीक है, तो कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेज। ठीक है, सशस्त्र बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेज। और आर्म्ड फोर्सेज का मतलब क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेज का मतलब होता है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। ये तीनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग आर्म्ड फोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो तीनों का सबसे हेड कौन है, वो है राष्ट्रपति, यानी कि सर्वोच्च कमांडर, यानी कि सुप्रीम कमांडर। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और या फिर पूछे गए हैं, तो यह है कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय सेना है उसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1895 को, यानी कि 1895 में भारतीय सेना की स्थापना हुई थी।
फिर इसके रिलेटेड और क्वेश्चन ये देखेंगे कि जो इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है वो देखेंगे। तो इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, ये हो जाएंगे आदर्श वाक्य। ओके, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, सेवा परमो धर्म, ये है। ठीक है, तो यह है आदर्श वाक्य। तो इसके भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए। फिर अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। और जिन भाइयों ने तैयारी कर रहे हैं जिन भाइयों ने, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है वो वैसा ही क्वेश्चन दिया जाता है जो कि आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फालतू का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। आपको सिलेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि सिलेक्शन दिलाने के लिए सारे क्लासेस पढ़ाते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा कि आप मेरे यहाँ ही मतलब मेरे चैनल से ही आप पढ़ाई करो। इसका मतलब ये है कि हमारे चैनल से आपको एक शॉर्ट टर्म में आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में, यानी कि अगर आप किसी भाई को एग्ज़ाम है 1 महीने में, ठीक है, तो 1 महीने में वो तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त करा दूंगा मैं, काफ़ी नोट्स भी दे दूंगा, जिससे आपकी एक बूस्टअप मिल सकती है। ठीक है, तो ये है, तो इसीलिए हमारे क्लासेस जानी जाती है शॉर्ट टर्म में आपको सिलेक्शन की, वो भी सिलेक्शन 100%। ठीक है, 100% सिलेक्शन का गारंटी देती है ज्वाइन आर्मी चैनल। ठीक है, अगर हमारे चैनल की सारे वीडियो को आप रीड कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो ठीक है, तो ये है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। इसको इंग्लिश में क्या बोलो, नेशनल बोटैनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। ठीक है, तो ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, और लखनऊ कहाँ की राजधानी है, वो यूपी की राजधानी है। लखनऊ को और किस नाम से बोला जाता है, नवाबों का शहर। ठीक है, नवाबों का शहर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गए। लखनऊ यूपी की राजधानी है और लखनऊ को ही नवाबों के शहर बोले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है, तो यह है लखनऊ में। इसके रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि जो पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो इसके रिलेटेड एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे में हरा वर्ण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है आप सबको पता है, बताने की में भी ज़रूरी नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल से बोलते हैं, जो कि पत्तियों को हरा करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा शुरू कहाँ से किया था, तो कहाँ से किया था, वो था अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पे है, वो है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा जो शुरू किया था वो कहाँ शुरू किया था, तो अहमदाबाद। कब किया था, तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में ये प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी।
फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है, यानी कि किस आंदोलन, कैसी मूवमेंट से यह रिलेट करता था। ठीक है, तो ये करता था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्या सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा शुरू किया था अहमदाबाद से। कब किया था? 1930 में किया था। और ये किस आंदोलन से संबंधित था? तो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ओके, वो बताना है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो वो होंगे, आंसर क्या होगा उसका? आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए इसका, कि जो महात्मा गांधी सेतु है, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु है, वो भारत की सबसे लंबा सड़क पुल है। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि बोगीबील पुल किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र, किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना है ये बोगीबील ब्रिज। ओके, जो बोगीबील ब्रिज है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि हावड़ा ब्रिज जो है वो किस सिटी में लोकेटेड है? तो है कोलकाता में लोकेटेड है। ठीक है, कोलकाता किसकी राजधानी है? तो वो वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी के रिलेटेड ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अपना स्कोर को बूस्टअप करें और 2026 में फौजी बनने का सिलेक्शन जो है वो सिलसिला समाप्त करें। क्योंकि ये 2026 में आपको फौजी बनना, आगे तक नहीं जाना है। तो इसी वीडियो को, इसी चैनल के थ्रू आपको सिलेक्शन मिलेगी, जो कि क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी PIQ क्वेश्चन को हम लोग डिलीवर करते हैं आपके पास, ताकि आपके स्कोर को बूस्टअप करके 2026 ही आपको पार लगा दें, यानी कि 2026 में आपको सिलेक्शन दिला दे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका। तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? H1N1 काफ़ी ट्रेंड में आया था H1N1, क्योंकि ये क्या है? जब आप नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हो जाएंगे तो ये सारे चीज़ों को सुनने को मिलेगा आपको हॉस्पिटल में। जैसे हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ों को सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो H1N1 क्या है? तो ये है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू है, ये एक तरह का क्या है? वायरस है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? वायरस है H1N1। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो H1N1 है वो बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? ठीक है, तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा H1N1। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन ये आ सकता है कि H1N1 स्प्रेड मेनली थ्रू, मतलब कैसे फैलता है? जो H1N1 मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो ये एयर ड्रॉपलेट, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी
मुंह से जो भी एयर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं और दूसरे के बॉडी पे या दूसरे के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, यानी कि वो एयर ड्रॉपलेट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन ये हो गया कि H1N1 मुख्य रूप से कैसे फैलता है, तो वो हो जाएंगे एयर ड्रॉपलेट से। और H1N1 वायरस शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करेगा, तो प्रभावित करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, ये हो जाएंगे 2 आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च है वो कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि जो सेंट कैथेड्रल चर्च है वो कहाँ पे स्थित है, तो वह है गोवा में। ठीक है, गोवा में सेंट कैथेड्रल चर्च स्थित है। क्यों? क्योंकि ये पुर्तगाल जो थे, पुर्तगीज जो लोग थे वो क्या क्रिश्चियन है। ठीक है, तो अपनी सेंट कैथेड्रल जो चर्च है वो वहाँ पे एक स्थापित किया था ताकि उनका एक विश्वास बना रहे। तो हो जाएंगे आंसर। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 1961 यानी कि 1961 में पुर्तगीज इंडिया से मुक्त हुए थे। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ स्थित है, तो वो भी गोवा में स्थित है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस मतलब सॉरी कहाँ स्थित है, तो है गोवा में। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके रिलेटेड? इसके रिलेटेड अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो सेंट फ्रांसिस सेवियर किस स्थान से जुड़े हैं, तो गोवा से जुड़े हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि जो सेंट फ्रांसिस सेवियर जो है वो किस स्थान से जुड़े हैं, तो गोवा से जुड़े हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? यानी कि भारत के पश्चिमी तट पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी तट कौन सा आ जाएगा, यानी कि जो गुजरात आ जाएंगे, जो कि पोरबंदर है गुजरात में। ठीक है, तो ये सारे कोस्ट कहाँ आ जाएंगे? पश्चिमी में। या तो वही पूछ रहा है कि भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा है? वो है मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है वो भारत का पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? वो होगा मुंबई। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो किस राज्य में है, तो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि जो कांडला बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है, तो है गुजरात में स्थित है। जो कांडला पोर्ट है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव रक्त, यहाँ से क्या बायो का भी, यहाँ से बायो का सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम 11 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मानव त्वचा का अध्ययन से संबंधित विज्ञान को किस शाखा यानी कि कौन सी शाखा से जाने जाते हैं? तो आप सबको पता होगा जो थोड़ी सी अपने स्किन को केयर करते हैं, तो वह है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी जो कि स्किन का यानी कि त्वचा का अध्ययन के लिए संबंधित है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर।
इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि श्वेत ग्रंथियाँ किस में सहायक होती है? तो श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है वो टेम्परेचर का रेगुलेशन के लिए, टेम्परेचर का रेगुलेशन के लिए, टेम्परेचर का रेगुलेशन के लिए श्वेत ग्रंथियाँ सहायक होती है। फिर इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि त्वचा का बाहरी परत क्या कहलाती है? तो त्वचा का बाहरी परत आप सबको पता है कि वो एपिडर्मल, ठीक है, डर्मल या फिर डर्मिस भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर का कौन सा भाग अशुद्ध रक्त को किडनी तक लाता है? तो शरीर का कौन सा भाग है जो अशुद्ध रक्त को किडनी तक लाता है? तो है कौन सी है वेन? वो है रेनल आर्टरी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क ध्वनि। ओके, रेनल जो आर्टरी है वो शरीर का अशुद्ध ब्लड को किडनी तक लाने में हेल्प करता है। ओके, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये बनेंगे कि मूत्रवाहिनी गुर्दे को किससे जोड़ती है? तो मूत्रवाहिनी जो है वो गुर्दे को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती है, जो कि वृक्क ध्वनि है। सॉरी, यानी कि मूत्रवाहिनी गुर्दे को किससे जोड़ती है? तो है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? शरीर का कौन सा भाग अशुद्ध रक्त को किडनी तक लाता है? तो है वृक्क ध्वनि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेनल आर्टरी। ओके, हो गया ये। फिर अगला क्वेश्चन इसके रिलेटेड और क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि डायलिसिस किस अंग के असफल होने पर की जाती है? तो है किडनी, ठीक है। किडनी खत्म हो जाने पे या खराब हो जाने पे डायलिसिस के थ्रू रक्त को यानी कि ब्लड को हम लोग फिल्टर करते हैं। ओके, तो ये हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? तो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो पौधे की कोशिका भित्ति होता है वो किससे बनी होते हैं? तो बताना है। तो जो पौधे की कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये आप याद रखना, ठीक है, सेलुलोज। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। केले को खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? जो केला को खाने योग्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मेसोकार्प, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मीजोकार्प भी बोलते हैं। तो ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखना है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि केला किस कुल से संबंधित है? तो है म्यूसाइस, ठीक है। किस फैमिली से संबंधित है? तो है म्यूसासियाई, ठीक है। म्यूसासियाई जो इसका एक फैमिली है जिससे बिलोंग करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके रिलेटेड कि केला किस खनिज से भरपूर होता है? तो जो केला है वो पोटेशियम खनिज से ज़्यादा कोरिलेट करता है, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है। केला किस खनिज से भरपूर होता है? तो वो पोटेशियम है, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एड्स किससे प्रभावित करता है? ये सारे बायोलॉजी का क्वेश्चन चल रहे हैं, आप याद रखना।
एड्स जो है वो किसे प्रभावित करता है, तो इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को कोलैप्स कर देती है, यानी कि उस पर इफेक्ट करती है। ओके, तो इसी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ एड्स, जो एड्स है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हो जाएगा आंसर एड्स का। फिर इसी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि HIV मेनली डिस्ट्रॉय विच सेल, जो HIV होता है वो किस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो HIV WBC को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे इफेक्ट पड़ता है हमारे इम्यून सिस्टम को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एरोटा इज अ पार्ट्स ऑफ, जो एरोटा है वो किस तंत्र का भाग है, जो एरोटा है वो किस तंत्र का भाग है, तो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंदी क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर इसी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन यह आ सकते हैं कि एरोटा एराइज फ्रॉम विच चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि जो एरोटा है वो हृदय के किस कक्ष से निकलती है, तो है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले। बाएं नीले, ये हो जाएगा आंसर, जिसको क्या बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन दूसरा क्या आ सकता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो वो तो सबको पता है, मानव हृदय में ओनली 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, जिसमें हार्ट अच्छे से सेफ होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, यानी कि मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सी है, यानी कि मुख्य अंतःस्रावी जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंड कितने होते हैं, एंडोक्राइन इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 टाइप्स का ग्लैंड होते हैं। तो जो पूछ रहा है क्या कि मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, यानी कि मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सी है, तो वह कौन सा है वो बताना है आपको। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथ है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के किस भाग के नीचे होता है, तो जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। ठीक है, ये याद रखना आप। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेटेड विच हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड है वो किस हार्मोन को सीक्रेट करता है, तो बताना है। तो थायरोक्सिन को सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन को सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि चमगादड़ किस वर्ग से संबंधित है। जो चमगादड़ है यानी कि बैट, वो किस वर्ग से संबंधित है, तो वो है मैमल, यानी कि स्तनधारी ग्रुप से संबंधित है।
तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ये देखना है। चमगादड़ किस वर्ग का जीव है, तो मैमेलिया ग्रुप का है। और सभी स्तनधारियों में कौन सी विशेषता पाई जाती है, यानी कि चमगादड़ तो स्तनधारी है, यानी कि मैमल्स है। तो क्वेश्चन यह है कि जो सभी स्तनधारी में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो बताना है। तो उसका आंसर क्या होगा, सभी स्तनधारियों में कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो मेमरी ग्लैंड जो होता है, यानी कि उसको बोलते हैं दुग्ध ग्रंथि है, वो विशेषता पाई जाती है। यानी कि सभी स्तनधारियों में कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो मेमरी ग्लैंड यानी कि दूध ग्रंथि, इसमें विशेषता पाई जाती है। तो ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस में प्रोटीन सबसे अधिक होता है, ये बताना है। निम्न में से किस में प्रोटीन सबसे अधिक होता है, तो वो होगा मूंगफली। ठीक है, मूंगफली जो है वो उसमें सबसे अधिक प्रोटीन का सोर्स होते हैं। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये देखना है कि कौन सी दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। तो ग्राम होते हैं, यानी कि चना होते हैं, वो प्रोटीन युक्त होते हैं, यानी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंडे का सफ़ेद भाग किस पोषक तत्व से भरपूर होता है, तो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है वो अंडे का सफ़ेद भाग में पोषक तत्व के रूप में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है नाभिक में। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ये देखेंगे कि डीएनए स्टैंड फॉर क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको मैंने लिख दिया हूँ। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा आंसर, डीएनए का फुल फॉर्म। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। और आनुवांशिक जानकारी किस में संग्रहित होता है, तो वो भी डीएनए में संग्रहित होता है। जो कि आनुवांशिक जितने भी जानकारी होती है वो डीएनए में संग्रहित होती है। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय का अच्छा उत्तेजक किस कारण माना जाता है। जो चाय का अच्छा उत्तेजक माना जाता है, यानी कि स्टिमुलेंट, वो किस कारण माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें होता है कैफीन। ठीक है, चाय में क्या होता है, कैफीन होता है, जिसके कारण अच्छा उत्तेजक माना जाता है चाय को। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं वो देखना है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि कैफीन मुख्यतः किस में पाया जाता है, तो वो आंसर क्या होगा, टी। ठीक है, टी में कैफीन ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अधिक कैफीन से क्या हो सकता है। जो अधिक कैफीन जो लेते हैं उससे क्या हो जाता है, तो उससे अलर्टनेस ज़्यादा होता है। यानी कि अलर्टनेस का मतलब क्या होता है, सतर्कता। ठीक है, सतर्कता ज़्यादा होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा असंचारी रोग है। असंचारी का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, सॉरी, असंचारी का मतलब क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, और संचारी का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल वो देखते हैं।
तो इसमें से अगर आपको कोई आइडिया है तो प्लीज़ बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। वो है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं कि उच्च रक्तचाप एक टाइप्स का क्या है, तो एक टाइप्स का असंचारी रोग है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, क्योंकि उसमें तो कोई इन्फेक्टेड होते नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है, तो है कोलेरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हैजा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दो न्यूरॉन्स के संधि स्थल को क्या कहते हैं। जहाँ पे दो न्यूरॉन संधि करते हैं तो उस स्थल को, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो वो बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स जो है वो दो न्यूरॉन के संधि स्थल को कहते हैं। जहाँ पे दो न्यूरॉन संधि करेंगे उसको बोलते हैं सिनेप्स। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि न्यूरॉन्स जो है किस तंत्र की कोशिका है, तो नर्वस। हाँ, न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है, तो नर्वस है, नर्वस तंत्रिका का। ठीक है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका। किस तंत्र का है, तो तंत्रिका है। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके रिलेटेड, अगला क्वेश्चन ये आ सकता है तंत्रिका आवेग न्यूरॉन में किससे गुजरता है। जो तंत्रिका आवेग जो होते हैं वो न्यूरॉन में किससे गुजरता है, तो वो एक्सोन से गुजरता है। ठीक है, एक्सोन से गुजरता है तंत्रिका आवेग। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है तंत्रिका आवेग न्यूरॉन में किससे गुजरता है, तो वो एक्सोन से गुजरता है। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन, घेंघा रोग किसी कमी से होता है। जो घेंघा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो वो होता है, आप बता सकते हो, काफ़ी बार बताया हूँ मैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है। ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि आयोडीन की कमी किस ग्रंथि को प्रभावित करती है, तो थायराइड। थायराइड जो ग्लैंड होता है उसको प्रभावित करता है आयोडीन की कमी। ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो इसके रिलेटेड होंगे वो आयोडीन आमतौर पर किस में मिलाया जाता है, तो साल्ट में मिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को ये होता है कि जो आयोडीन होता है वो साल्ट ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, साल्ट अलग है और आयोडीन अलग है। ठीक है, तो आयोडीन मिलाते हैं किसमें, साल्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, हिपेरिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है। जो हिपेरिन होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो होगा क्या, वो हो जाएगा यकृत का जो कोशिका होती है, यानी कि लीवर का जो सेल होते हैं उसके द्वारा हिपेरिन को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होते। हिपेरिन का काम ही यही होता है जो ब्लड क्लॉट को प्रमोट यानी कि प्रोटेक्ट करके रखता है, ब्लड क्लॉट को होने नहीं देता। फिर इसी के रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि हिपेरिन किससे रोकता है, तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लेटलेट किस में सहायक होते हैं। जो प्लेटलेट होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें प्लेटलेट, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है,
ब्लड क्लोटिंग में प्लेटलेट सहायक होते हैं। ओके, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? मैंने पहले भी बताया था न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो की है चैडविक। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की थी। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का आवेश होता है, जो न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है, तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल आवेश है, यानी कि न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, किस पे, न्यूट्रॉन पे। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कैसा होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है, यानी कि न ही एलिमेंट है और न कंपाउंड है, तो ये बताना है। तो ये कौन सा है, ओके, तो ये है वायु, यानी कि एयर। जो एयर है वो न ही तत्व है और न ही यौगिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि वायु जो है वो समांगी है या विषमांगी मिश्रण, तो वायु जो है वो समांगी है। ठीक है, समांगी है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन भी आ सकता है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78% और 21% होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एलपीजी किसका मिश्रण है, जो एलपीजी है वो किसका मिश्रण है, ये बताना है आपको। तो जो एलपीजी है वो, ठीक है, एलपीजी जो है वो ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन का कॉम्बिनेशन को एलपीजी बोलते हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो कि फूड को कुक करने में हेल्प होता है। जो खाना बनाने वाली जो गैस होती है वो एलपीजी ही है। ठीक है, एलपीजी। अगला क्वेश्चन, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बन सकता है वो देख लेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे कि एलपीजी सिलेंडर में जो सिलेंडर होता है, तो जो एलपीजी सिलेंडर में किस अवस्था में रखी जाती है, तो वो है लिक्विड, क्योंकि इसका नाम ही है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। सेकंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड और ये हो सकता है कि एलपीजी मुख्यतः किस लिए उपयोग होता है, तो वो कुकिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, कुकिंग के लिए, यानी कि फूड को कुक करने में हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है, इनमें से कौन सा तत्व है जो रेडियोधर्मी नहीं है, तो ये बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, यह जिरकोनियम। जिरकोनियम जो है वो, यानी कि जिरकोनियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। बाकी सारे यूरेनियम, रेडियम जो है वो जिरकोनियम तत्व है, सॉरी रेडियोधर्मी तत्व है, लेकिन जिरकोनियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं। जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो रेडिएशन को इमिट करते हैं, यानी कि उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर।
फिर रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता का इकाई क्यूरी है। ठीक है, जो क्यूरी है वो रेडियोधर्मिता का इकाई है, ऐसा यूनिट जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो आपने सुना होगा, लेकिन कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है वो बताना है। तो निम्न में से कौन सा कास्टिक सोडा है? तो Na2CO3 जो है वो कास्टिक सोडा कहा जाता है। ठीक है, जो Na2CO3 है वो उसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? अगर Na2CO3 तो कास्टिक सोडा हो गया, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। ओके, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि कास्टिक सोडा का उपयोग किसके निर्माण में होता है, यानी किस चीज़ को बनाने में कास्टिक सोडा को यूज करते हैं? तो सॉप जो होता है, साबुन, उससे बनाने में कास्टिक सोडा को उपयोग करते हैं। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारी जल सामान्यतः किससे तैयार किया जाता है? तो जो मैंने कल का वीडियो में बताया था कि भारी जल जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भारी जल सामान्यतः किससे तैयार किया जाता है, तो बताना है। तो किससे तैयार किया जाता है? वो हो जाएंगे सी वाटर, यानी कि समुद्र जल। जो सी वाटर है उससे भारी जल का प्रिपेयर किया जाता है, भारी जल को प्रिपरेशन किया जाता है समुद्री जल से। ओके, ये आप याद रखना। फिर भारी जल का सूत्र तो हो गया D2O, ये हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर को रूप में, जो कि मैंने कल ही का वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में भारी जल को यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जो रासायनिक यौगिक होते हैं, यानी कि जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है वो बताना है। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है जिसे बोलते हैं अणु, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल। तो ये रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो क्या उम्मीद क्या होगी कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन ये होंगे कि तत्व का सबसे छोटा कण कौन सी होता है? तो वह होता है परमाणु। यानी कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वो है अणु। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि तत्व की सबसे छोटा कण कौन सी है, तो हो जाएगा परमाणु, जिसे इंग्लिश में एटम बोलते हैं। ठीक है, एटम। दूसरा क्वेश्चन यह हो सकता है कि जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जो जल का एक अणु होते हैं उसमें कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सी गैस पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि निम्न में से कौन सी गैस पानी में सबसे अधिक घुलनशील है। तो वो है SO2। ठीक है, SO2 जो गैस है वो पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है? जो गैस प्रयोग होती है सोडा वाटर बनाने में, कौन सी गैस है? तो है CO2, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 यानी कि सोडा वाटर बनाने में यूज होती है गैस। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैसों की घुलनशीलता किससे बढ़ती है, यानी कि जो गैस घुल जाती है उसकी घुलनशीलता किससे बढ़ती है। तो इंक्रीज प्रेशर यानी कि दाब बढ़ाने पे उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। यह हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ के जल जाने पे वो पुनः उसी रूप में आ जाती है, उसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। लेकिन जो चीज़ें जल कर या फिर टूट कर फिर से उसी अवस्था में नहीं आती है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें से जैसे पानी का पिघलना, यानी कि पानी पिघल गया, बर्फ़ का पिघलना, तो पिघल गया तो वो फिर से उसी रूप में आ सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। लेकिन कोयले का जलना क्या है, जो कोयले का जलना होता है यानी कि बर्निंग ऑफ कोयला, ये क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कांच का टूटना भी है क्या, कांच का टूटना भी भौतिक परिवर्तन है। पानी का वाष्पीकरण भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण यानी कि इवोपोरेशन हो रहा है तो फिर से वो वही रूप में आ सकता है। लेकिन जो कोयले का जलना होता है यानी कि वो फिर से उसी रूप में नहीं आएगा, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, जिसे हम लोग केमिकल चेंजेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसके रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख लेंगे कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकता है। तो कागज़ का जलना पूछ दिया है, तो कागज़ का जलना भी क्या होगा, वो है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है, तो वो होगा क्या, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि मोम का पिघलना, उल्टा इसको किया जाता है। हालांकि ये आएगा नहीं, लेकिन कागज़ का जलना पूछा गया है, क्वेश्चन GD में पूछा गया कि कागज़ का जलना कौन सी परिवर्तन है, तो वो है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग की जाती है। तो अग्निशामक जो यंत्र है उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाएगा, तो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसका रोल क्या होता है, जैसे ही, क्योंकि कोई भी चीज़ों को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ें नहीं जलेगी, तो ऑक्सीजन की ज़रूरी होती है जलने के लिए। तो उस पर CO2 जाकर रिएक्ट करके क्या करता है, उसको ऑक्सीजन को अब्सेंट कर देता है, ठीक है, अब्सेंस कर देता है, यानी कि उसको अनुपस्थित कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है ऑक्सीजन को, और चला जाता है क्या, CO2, जिसके कारण जो चीज़ें जो जल रही है उसको बुझने पड़ता है, ठीक है। तो यही सिंपल फंडा यही होता है। तो आप बोल सकते हो कि अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाने वाला CO2 होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस को हटा देता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो फायर ट्रायंगल जो होता है वो क्या क्या चीज़ से शामिल होता है। तो क्या चीज़ से शामिल होता है, तो होता है उसमें, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि जो अग्नि त्रिकोण में शामिल है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, ये तीनों चीज़ अग्निशामक में जो अग्नि त्रिकोण होते हैं उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। तो इनमें से कौन सा वो अक्रिय गैस है। तो जो रेडॉन है, रेडॉन जो है वो एक अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट
इनर्ट गैस है, ठीक है, हो जाएगा रेडॉन। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन यह पूछे जा सकते हैं कि कौन सी उदासीन गैस है जिसमें हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सारे दे दिया रहेगा। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा उदासीन गैस है, यानी कि नोबेल गैस है। तो उसमें से क्या होगा, वो हीलियम गैस जो है वो नोबेल गैस है। इस सारे क्वेश्चन में क्यों पूछे जा रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड होते जा रहे हैं कि कौन सी उदासीन गैस है, यानी कि नोबेल गैस है। तो हीलियम जो है वो नोबेल गैस है। क्वेश्चन ये भी है कि उदासीन गैस आवर्त सारणी के किस समूह में है। जो उदासीन गैस है यानी कि जो नोबेल गैस है वो आवर्त सारणी के कौन सा ग्रुप में है। तो ग्रुप कौन सा होगा, तो ग्रुप है 18, ठीक है। 18 जो ग्रुप है वो आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 18 में मेंशन किया गया है सारे नोबेल गैसेज को, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह पदार्थ जो पानी में मिलाने पर कठोर हो जाता है वो कौन सी है। ये काफ़ी लॉजिकल तो नहीं बोल सकते लेकिन काफ़ी एक बोलते हैं पहेली वाला वैसे क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बार कि वह पदार्थ जो पानी में मिलाने पर कठोर हो जाता है तो कौन सा चीज़ है। तो कौन सा है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आप सब थोड़ी सी माइंड लगाओगे तो आप इसको पता कर सकते हो वो चीज़ें कौन सा है बिना पढ़े हुए, ठीक है। कि वह पदार्थ जो पानी में मिलाने पर कठोर हो जाता है वो क्या कहलाता है, तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि आप जब देखते हो कोई फ्रैक्चर होता है लिम्ब का यानी कि हाथ पैर का, तो उसमें क्या लगाते हैं, पीओपी, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या होता है, पानी जैसे लगता है यानी कि पानी मिलाने के बाद वो कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि पीओपी किसे गर्म करके बनाया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करके, जो जिप्सम होता है उसको गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पीओपी किसके साथ अवक्रिया करके जमता है। तो जैसे कि अभी बताया कि वाटर के साथ अवक्रिया करके वो जम जाता है यानी कि हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक धातु का दूसरी धातु या अधातु के साथ संयोजन क्या कहलाता है। यानी कि जब एक धातु है वो दूसरी धातु या फिर अधातु के साथ संयोजन करके क्या कहलाता है, ये बताना है। तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा एलॉय, यानी कि मिश्र धातु। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हूँ कि जब भी एक या फिर उससे अधिक धातु मिलकर, मतलब एक धातु नहीं, एक या फिर दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक धातु मिलकर क्या बनाता है, मिश्र धातु बनाता है। तो वही क्वेश्चन है कि एक धातु या दूसरी धातु या फिर उसके साथ धातु के साथ संयोजन करके क्या कहलाता है। तो क्या होगा, वो कहलाएगा एलॉय, यानी कि मिश्र धातु कहलाएगा। ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा गया है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, वो मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ। पीतल प्लस कॉपर प्लस जिंक, ये है पीतल का यानी कि ब्रास का मिश्र धातु, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक जो है वो ब्रास का मिश्र धातु है। फिर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्टील जो है, स्टील का मिश्र धातु क्या क्या होगा। तो स्टील का मिश्र धातु आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन जो मिलकर स्टील का मिश्र धातु बनाते हैं। तो ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम किस में उपस्थित नहीं होता है। इन सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन बताना जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो कौन सी है। तो है बेकेलाइट, ठीक है। जो बेकेलाइट होते हैं वो
उसमें मैग्नीशियम का प्रेजेंस नहीं होता है। ये सारे बाकी चीज़ें में क्रोमालाइट, डोलोमाइट और कार्नालाइट में मैग्नीशियम का प्रेजेंस होते हैं, लेकिन बेकेलाइट में मैग्नीशियम का प्रेजेंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? क्वेश्चन उम्मीद क्या की जा सकती है कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आए हैं कि मैग्नीशियम किस रंग की ज्वाला से जलता है? जो मैग्नीशियम हो वो किस रंग, यानी कि जो जल रहा है तो उसकी ज्वाला किस कलर का होगा? तो वो होगा वाइट। ठीक है, वाइट यानी कि सफ़ेद, सफ़ेद ज्वाला के साथ मैग्नीशियम जलेगा। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले किसे हटाने के लिए साफ़ किया जाता है? तो वो ऑक्साइड की एक परत होता है। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले किसे हटाने के लिए साफ़ किया जाता है? तो वो ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए साफ़ किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसे विंटर ग्रीन तेल कहा जाता है? ठीक है, विंटर ग्रीन जो तेल, इसमें से कौन सी चीज़ों को कहा जाता है? तो वो देखते हैं। तीन में से कौन सी चीज़ हो जाएंगे वो? तो वो हो जाएंगे, आप बता सकते हो, मिथाइल सैलिसिलेट जो होते हैं वो विंटर ग्रीन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, विंटर ग्रीन के नाम से मिथाइल सैलिसिलेट को जाना जाता है। ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला चीज़ क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से फिजिक्स है कि यदि संवेग दोगुना हो जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे तो वेग में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, जब संवेग दोगुना हो जाए इंटू 2, ठीक है, और द्रव्यमान स्थिर रहे यानी कि कांस्टेंट, तो वेग में क्या होगा ये बताना है। तो वेग में होगा दोगुना। क्यों? क्योंकि उस संवेग को दोगुना हो रही है। ओके, संवेग दोगुना हो रहा है इसलिए वेग उसका दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है जो कि काफ़ी बार पूछे भी गए हैं कि यदि द्रव्यमान दोगुना है, इसी में मैं लिख देता हूँ, ये तो आपने पता हो गया आपको, इसमें लिख देता हूँ कि अगर द्रव्यमान दोगुना हो जाए, ठीक है, और वेग आधा कर दिया जाए, वेग आधा कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा? तो संवेग क्या होगा? ठीक है, तो संवेग समान रहेगा। क्या हो जाएगा? समान रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संवेग जो है उसका एसआई यूनिट क्या है? तो संवेग का एसआई यूनिट हो जाएंगे न्यूटन सेकेंड। ये भी होते हैं, और एक और ऐसा यूनिट होता है जो कि मैं बता देता हूँ। समय का एक और ऐसा यूनिट होता है जिसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड ये है संवेग का ऐसा यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि समान वृत्तीय गति में त्वरण हमेशा क्या होता है? तो हमेशा सेंट्रीपेटल होता है, यानी कि जो समान वृत्तीय गति में त्वरण जो होता है वो हमेशा सेंट्रीपिटल होता है, यानी कि अभिकेंद्रीय होता है। ये आप याद रखना। ठीक है, तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं
कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा कैसी होती है। तो अभिकेंद्रीय जो ये होती है, अभिकेंद्रीय गति होती है, यानी कि त्वरण होती है, उसकी दिशा कैसी होती है। तो हमेशा जैसे ये है, ठीक है, सर्कल है, तो अभिकेंद्रीय जो त्वरण है उसकी हमेशा दिशा कैसी होती है, तो वो केंद्र की ओर होगा, यानी कि सेंटर क्या है, केंद्र यहाँ है, तो हमेशा उसकी दिशा केंद्र की ओर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर सेकंड क्या है, सेकंड देखेंगे कि इसी के रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग कैसा होता है। तो वस्तु का वेग कांस्टेंट होता है, यानी कि स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर रहेगा, यानी कि समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग स्थिर रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है, तो सिर्फ लेंथ पर, यानी कि केवल लंबाई पर निर्भर करेगा सरल लोलक का आवर्त। ठीक है, जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो सिर्फ लेंथ पर निर्भर करता है। ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब लंबाई बढ़ने पर, यानी कि जब लंबाई बढ़ जाता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चंद्रमा पर लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। तो पृथ्वी से जो यानी कि अर्थ है, अर्थ से ज़्यादा मून पे, यानी कि चंद्रमा पे लोलक का आवर्तकाल होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि तरंग दैर्घ्य बढ़े तो आवृत्ति क्या होगा। तो जब भी तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो आवृत्ति घटती है। ठीक है, जब भी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति उसका घटेगा। ये चीज़ें आप याद रखना। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होगा। तो एसआई यूनिट क्या होगा आवृत्ति का, वो हर्ट्ज होगा। ठीक है, हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का एसआई यूनिट है। फिर इसी के रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि यदि आवृत्ति दोगुना हो जाए तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा। यानी कि आवृत्ति को क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे तो तरंगदैर्घ्य का क्या होगा। तो तरंगदैर्घ्य आधा हो जाएगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ये आधा हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, गति के कारण वस्तु में उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाती है। जो गति के कारण वस्तु में उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाएगी वो बताना है। तो गति के कारण वस्तु में उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाएगी, वो बोलाएगी गतिज ऊर्जा। क्या, जब भी कोई गति के कारण वस्तु में उपस्थित ऊर्जा कहलाएगी गतिज ऊर्जा। ओके, याद रखना। फिर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो होता है 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। ये को क्या होगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि यदि वेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो जैसे ही वेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेग दोगुना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ये चीज़ें होती है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मैथ का हम लोग करेंगे, मैथ प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आर्मी के ऑफिशियल एग्ज़ाम में भी 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैथ
प्लस रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, ये है। तो हम लोग भी देखेंगे 5 क्वेश्चन, लास्ट है इस सेट का, लास्ट है, जो कि ऑफिशियली जो जैसे कि ऑफिशियल क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही मैं भी सेट किया हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी PIQ क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है, और मॉडल क्वेश्चन भी ऐड किया हूँ, और इसके रिगार्डिंग जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको कवर करते चलता हूँ, ताकि आपके लिए प्लस पॉइंट हो, जिसमें आपको स्कोर करने में काफ़ी ही बेटर हो। ठीक है, और काफ़ी बच्चे इसके थ्रू अपनी अभी सर्विस दे रहे हैं आर्मी मेडिकल कोर में, तो आप भी अपना जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करें ज्वाइन आर्मी के साथ। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा है। तो क्या है कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 होगा साइन 45 डिग्री का मान। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, तो आप जस्ट इसका एक लेवल जान सकते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड तो मैं क्वेश्चन बना नहीं सकता हूँ कि इसके रिलेटेड, और क्योंकि इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। साइन, कोस, कोसेक, ठीक है, टेन, कॉट, तो ये सारे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे इसके रिलेटेड। तो मैं बस एक आइडिया दूंगा, लेकिन बाकी आप जितने भी हैं इसके जो फार्मूला है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 1 का, साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री का, साइन 180, 90, ऐसे मतलब सबका आप वैल्यू सबका आप याद रखना, ताकि आपको मैथ को सोल्यूशन में आपको काफ़ी ईजी हो। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर तो इसका क्या है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12, 16 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, यानी कि LCM ज्ञात करें। तो ये ज्ञात करने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि LCM जो है वो काफ़ी इजी होता है, ये नर्सरी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, नर्सरी क्लास में LCM पढ़ाया जाता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर बताना आप कमेंट बॉक्स में। बाकी फिर अगला चलते हैं। ये क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो श्रृंखला का पूरा कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना की बढ़ोतरी हो रहा है, +2, +3, +4। ठीक है, तो इसमें कितना बढ़ेंगे, +5। तो 10 में ये जो 10 है, तो +5 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, फिर नीचे देखेंगे, इसमें 5, इसमें +2, 7, 4, 11, +4, 11 और 8, यानी कि +8। तो कैसे बढ़ रहा है, 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़े, तो फिर इसमें कितना बढ़ेगा, 16। तो 16 और 19 कितना होगा, 35। तो यहाँ कितना हो जाएंगे, 35। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 15/35। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15/35। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 1,56,600 रुपये में कार बेचता है और उसे 13% का नुकसान होता है। तो उसका नुकसान कितने रुपए का था। तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि 1,56,600 का 13% क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1566, सॉरी 1566 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 13।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है। तो आप बता सकते हो कि अगर एग्जैक्ट देखें तो इसका बता देता हूँ। 3 6 18, ठीक है, 3 6 18 1 19, 5 3 15 और 1 16 और 3 और 1 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 66। तो कितना हो जाएगा 8 5, ठीक है, 0 और 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20358, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। तो कितने का नुकसान हुआ, वो हो जाएगा 20,358 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं कि श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। तो श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए +4 का बढ़ोतरी हुआ, फिर +6 का बढ़ोतरी हुआ, फिर +8 का बढ़ोतरी हुआ, फिर +10 का बढ़ोतरी हुआ, फिर यहाँ पर कितना होगा 12 का बढ़ोतरी हुआ। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे 42, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। आई होप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि मैं इसमें PIQ क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 37 क्वेश्चन को ऐड किया हूँ, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी टॉपेस्ट क्वेश्चन है, जो कि पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं मैथ के क्वेश्चन को एक आइडिया नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि श्रृंखला के सपोज दैट के श्रृंखला का है, ठीक है, यानी कि सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसके सीरीज का क्वेश्चन क्या आएंगे वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन सीरीज में क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैथ प्लस रीजनिंग होगा। तो आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि सीरीज से आएंगे या ट्रिगोन से आएगा, ट्रिगोनोमेट्री से आएगा, ज्योमेट्री से आएगा, या फिर प्रोबेबिलिटी से आएगा, या लॉस एंड प्रॉफिट से आएगा, या फिर नाव या धारा से आएगा। तो इस बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर हैं मैथ में और रीजनिंग में, तो इसका एक आइडिया नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैं एक एक चैप्टर को हमेशा क्वेश्चन लाते रहूँगा, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी आप अपने से थोड़ी सी प्रैक्टिस करें मैथ के लिए। बाकी मैं हूँ, बाकी ऑल ओवर सब्जेक्ट को कवर कर दूँगा, क्योंकि मैथ बिना सेल्फ स्टडी का पॉसिबल नहीं है, ये मैं बार बार बताता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी भाइयों नए हैं हमारे चैनल से जुड़कर अपना फ्यूचर ब्राइट करें, क्योंकि मैंने काफ़ी कैंडिडेट को अब तक ज्वाइन करा चुके हैं। बाकी अब की बारी आपकी है, 2026 मिस ना होने देना है। 2026 में एक आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का टैग लेकर आपको भी लखनऊ सेंटर भर्ती में लखनऊ की सेंटर में आपको भी ट्रेनिंग करते हुए ज्वाइन आर्मी की टीम देखना चाहती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।